तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। लास्ट क्लास हमने चर्चा की थी इस बात की कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का दूसरा नाम क्या है, प्रोपिगेशन ऑफ एरर। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोपिगेशन ऑफ एरर। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में आपको यही बताता है कि अगर आपने कोई दो क्वांटिटी मेजर की है कम से कम, और उसकी मदद से कोई नई क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं, तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के दौरान किस तरह से एरर प्रोपिगेट करता है ना। और हमने एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वेलोसिटी का, कि मास हमने किसी एक मेथड से कैलकुलेट किया, वॉल्यूम हमने किसी दूसरे मेथड से कैलकुलेट किया, और दोनों जब कैलकुलेट किया यानी मेजर किया, तो उस मेजरमेंट के दौरान कुछ ना कुछ एरर हो गया होगा। और उस एरर को अगर हम एरर के साथ हम डी को कैलकुलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एरर को क्या कर रहे हैं, प्रोपिगेट करा रहे हैं। मतलब इस डेंसिटी के मेजरमेंट में भी कुछ ना कुछ एरर है, तो वो किस तरह से एरर प्रोपिगेट करेगा, इसी का स्टडी है कॉम्बिनेशन या फिर प्रोपिगेशन ऑफ एरर। हम लोग इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो है एरर ऑफ सम और अ डिफरेंस। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है, अज्यूमिंग कि वो क्वांटिटी z है और z इक्वल्स टू है a प्लस b, तो z एक नया क्वांटिटी है जो कि a और b के समेशन से आ रहा है, या z एक दूसरा क्वांटिटी हो सकता है जो कि a माइनस b हो सकता है। तो इस तरह इसमें सब्ट्रैक्शन से आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या रूल है कि अगर हमको एरर ऑफ ए पता है, एरर ऑफ बी पता है, तो एरर ऑफ जेड कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो निकालने का हम लोग को तरीका सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन के साथ शुरुआत करते हैं। एडिशन में देखते हैं कि क्या रूल है, उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो रूल लिखा हुआ है उसको भी पढ़ेंगे और उसको समझेंगे फाइनली कि वो कैसे आता है। पहले लेकिन वो डिराइव कर लें। तो जेड को हम क्या लिख सकते हैं, जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड बार, ऐसा लिख सकते हैं। इक्वल टू ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी बार कर देते हैं तो अच्छा रहेगा आप लोगों को, ए और ए प्लस डेल्टा ए में डिफरेंस समझ में आएगा। उसी तरह से बी को क्या लिख सकते हैं, बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एडिशन करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, एडिशन करेंगे। तो देखिएगा क्या होगा, जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड बार इक्वल टू ए बार प्लस डेल्टा ए बार, तो हो जाए, सॉरी डेल्टा इस पर नहीं आएगा, हम लोग सारे नंबर्स को पहले ऐड कर लेंगे। ए बार प्लस बी बार एक ब्रैकेट में हमने रख दिया, और फिर प्लस माइनस डेल्टा ए बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, ये हमने लिख लिया। अब देखिए अगर आप ध्यान से, तो जो ट्रू वैल्यू है जिसको मीन वैल्यू कह रहे हैं, वो यहां से ऐसे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि z बार मस्ट बी इक्वल टू, यानी ट्रू वैल्यू ऑफ न्यू क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ सेकंड। तो सिंपल है, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वैसा ही आना भी चाहिए। तो z बार को क्या लिख पाएंगे हम लोग, z बार इज इक्वल टू लिख पाएंगे a बार प्लस b बार, ये हमने लिख लिया। अब डेल्टा z बार की बात है, प्लस माइनस डेल्टा z बार, मतलब z बार में यानी z के कैलकुलेशन में कितना मेजरमेंट में एरर है, वो हम लोग को पता करना है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देखिए निकाल के देखते हैं। इसमें इसका वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा ए बार और प्लस माइनस डेल्टा बी बार। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से हम लोग को समझना है कि इसका क्या मीनिंग है। देखिएगा, इसमें इसका ये मीनिंग है, प्लस माइनस डेल्टा जेड बार है, प्लस माइनस डेल्टा ए बार है, प्लस माइनस डेल्टा बी बार है। इसमें मीनिंग ये है कि ये जो चीज है जो ब्रैकेट में अभी हम लिखे हैं, ये चार चीजों को इंप्लाई करता है, चार अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है, प्लस डेल्टा ए बार प्लस डेल्टा बी बार, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है प्लस डेल्टा ए बार माइनस डेल्टा बी बार, फिर माइनस डेल्टा ए बार प्लस डेल्टा बी बार, एंड माइनस डेल्टा ए बार माइनस डेल्टा बी बार। ये है चार पॉसिबिलिटीज। इसमें से ये और ये कॉरेस्पॉन्ड करता है मैक्सिमम एरर को। मैक्सिमम एरर इतना ही हो सकता है।
तो अगर एरर की थोड़ी भी संभावना है तो उसको हम लोग निग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो जो मैक्सिमम एरर है उसी को लेकर हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमको पॉजिटिव मैक्सिमम एरर चाहिए तो डेल्टा जेड बार को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ए बार प्लस डेल्टा बी बार, और अगर नेगेटिव हमको एरर चाहिए तो माइनस डेल्टा जेड बार को लिख सकते हैं माइनस डेल्टा ए बार माइनस डेल्टा बी बार, है ना। तो इसके बेसिस पे क्या यहां से भी यही आ रहा है कि ये माइनस कैंसिल ही हो रहा है, मतलब फाइनली जो मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड मतलब न्यू क्वांटिटी है वो डेल्टा जेड बार क्या आ रहा है, वो आ रहा है डेल्टा ए बार प्लस डेल्टा बी बार। ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ न्यू क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चीजों को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी को ऐड करके नया क्वांटिटी मिल रहा है, तो नए क्वांटिटी का जो एरर होगा, द एरर ऑफ द न्यू क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ एरर ऑफ ऑल द क्वांटिटीज। ठीक है ना, क्लियर है, ये इतना क्लियर है सबको, है ना। गलती से किसी से एनोटेशन हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। ये हो गया डेल्टा जेड बार, किस केस में, एडिशन के केस में। तो एडिशन के केस में क्या होता है, दोनों क्वांटिटी जिनको ऐड कर रहे हैं उनके मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दो तो न्यू क्वांटिटी का मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। अब सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा ये अब सोचते हैं, है ना। अब नाउ लेट्स कंसीडर द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। मतलब मान लेते हैं कि एक नया क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं z विच इज इक्वल टू a माइनस बी, और इस नए क्वांटिटी z का हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। अगर हमको a का मीन एब्सोल्यूट एरर पता है और b का भी मीन एब्सोल्यूट एरर पता है, तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे, z को क्या लिखेंगे, z बार प्लस माइनस डेल्टा z बार इक्वल टू a प्लस माइनस या a बार प्लस माइनस डेल्टा a बार। अच्छा, आप देखेंगे एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं लिखा है, बार हर बार यूज नहीं किया है, अंडरस्टूड चीज है इसलिए शायद, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको इम्फेसाइज करने के लिए बार यूज कर रहे हैं, तो आप भी उसमें परेशान नहीं होगिएगा एनसीईआरटी पढ़ के कि सर ये यहाँ पर तो एक बार यूज नहीं किया, आप बार यूज किया। बार हम लोग इम्फेसाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट्स इट, दैट्स द ओनली रीजन। ठीक है, अब जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड बार इक्वल्स टू ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, और फिर माइनस बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, ये होगा। अब इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस प्लस का थोड़ा सा झंझट है, कोई बात नहीं, आ जाएगा वैल्यू। ए बार माइनस बी बार तो हो गया ओरिजिनल क्वांटिटी, और उसके बाद के वैल्यूज क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए बार ऐसे ही है, माइनस प्लस डेल्टा बी बार है। ठीक है, ये है जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड बार। ठीक, इतना क्लियर है सबको। अब हम क्या करेंगे समझिएगा, इसके बाद हम लोग जेड बार तो लिख लेंगे कि हाँ ट्रू वैल्यू ऑफ जेड यानी ट्रू वैल्यू ऑफ न्यू क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ ए माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ बी, ऐसे ही हम लोगों ने डिफाइन किया तो इसी तरह से वैल्यूज आना भी था। लेकिन एरर का क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बार की क्या स्थिति है वो देखिए। ये यहाँ पे हमको चार पॉसिबिलिटीज देता है, प्लस डेल्टा ए बार माइनस डेल्टा बी बार। एक तो ये हो गया कि ये प्लस ले लिया ये माइनस ले लिया। दूसरा पॉसिबिलिटी देता है प्लस डेल्टा ए बार और प्लस डेल्टा बी बार, एक ये पॉसिबिलिटी देता है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या देता है, माइनस डेल्टा ए बार प्लस डेल्टा बी बार, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। और चौथी पॉसिबिलिटी है माइनस डेल्टा ए बार माइनस डेल्टा बी बार। ये चार पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, और इस बार भी हम लोग मैक्सिमम एरर को सिलेक्ट करेंगे। तो मैक्सिमम एरर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, इसीलिए हम मैक्सिमम एरर सेलेक्ट करेंगे। और मैक्सिमम एरर, अच्छा इसमें अगर सीक्वेंस के हिसाब से चलें, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं इसमें। एक काम करते हैं, हम लोग इसको माइनस कर देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं, तो हमको जो दो मैक्सिमम एरर मिल रहा है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है, हमको यहाँ और यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक मैक्सिमम पॉजिटिव एरर देगा और एक मैक्सिमम नेगेटिव एरर देगा। तो अगर इन दोनों को कंसिडर किया जाए तो क्लियर है कि डेल्टा जेड बार यहाँ भी कितना आएगा, डेल्टा ए बार प्लस डेल्टा बी बार आएगा।
यानी कि क्वांटिटीज ऐड हो रहे हों या क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों का एरर निकालने के केस में हम लोग यही करेंगे कि हम उनके मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे, तो हमको नए क्वांटिटी का मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने दोनों डेरिवेशन से सीखा। अब क्या यही चीज यहां भी लिखा हुआ है? यस, बिल्कुल वही चीज यहां भी लिखा हुआ है। व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट, एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट का मतलब फाइनल रिजल्ट जो नए क्वांटिटी का आएगा, इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इंडिविजुअल क्वांटिटीज का एब्सोल्यूट एरर लीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपको नए क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, चाहे नया क्वांटिटी ऐड करके मिल रहा हो, चाहे नया क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा हो। ठीक है, ये दोनों हमने डेरिवेशंस कर लिया। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का पहला न्यूमेरिकल करके देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर and that is given by 20 degrees Celsius plus minus 0.5 degrees Celsius, and T2 is given by 50 degrees Celsius plus minus 0.5 degrees Celsius। इसका मतलब टेम्परेचर T1 जो है वो दिया हुआ है, वो है 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि उसका ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस इसका ये मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। उसी तरह से T2 अगर देखें तो वो दिया हुआ 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस अगर हमको निकालना है, डेल्टा टी अगर करना है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस T1। और आप इसको चाहेंगे कि इसको लिखे 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्लस माइनस में क्या करेंगे वो हमको पता नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें, डेल्टा डेल्टा, क्योंकि हम लोग अभी इस चैप्टर में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एरर को। तो चेंज को हम लोग, चेंज इन टेम्परेचर को या टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं फॉर नाउ, टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो उनके जो एब्सोल्यूट एरर हैं, वो उनके जो ट्रू वैल्यूज हैं उसको तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तब भी उसका मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने क्वांटिटी को तो सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था कि क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगा तब भी उसका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? ऐड होगा। सो वी गेट द रिजल्ट 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ये है टेम्परेचर डिफरेंस में एरर। क्लियर है ये चीज? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं ना, टू रेजिस्टेंसेस, measured using VI ग्राफ। VI ग्राफ की मदद से आपने रेजिस्टेंस निकालना सीखा होगा क्लास 10th में। यूजिंग VI ग्राफ आर, रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स टू 0 पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट नहीं, तो वैल्यूज तो बड़ा रखते हैं। वैल्यू क्या रखा जाए? 4 ओम प्लस माइनस 0.3 ओम। ठीक है, एंड R2 इक्वल्स टू 6 ओम प्लस माइनस 0.6 ओम। ठीक है, ये वैल्यूज दो हमें दिए हुए हैं। फाइंड इट्स सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा। बहुत आसान है इसको निकालना, ध्यान से सुनिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या होगा? आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब दो क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 6 ओम प्लस 4 ओम, 4 ओम प्लस 6 ओम भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। प्लस माइनस इनके एरर्स को क्या किया जाएगा? when two quantities are added, their errors also get added, so plus minus 0.3 ohm plus 0.6 ohm, and hence what is the final answer? 10 ohm
प्लस माइनस 0.9 ओम। सो ये हो जाता है आपका टोटल एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और वैल्यू हो गया 10 ओम प्लस माइनस 0.9 ओम। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एरर के साथ, है ना। तो आपको देखिएगा कि जेईई मेन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको पूछा जाएगा एकदम सिंपल चीज, लेकिन आपको एरर के साथ उसका कैलकुलेशन करना है। तो एरर के साथ कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दो एरर ऐड होते हैं तो उनके एरर्स का क्या होता है, दो क्वांटिटीज ऐड होते हैं तो उनके एरर का क्या होता है, दो क्वांटिटीज अगर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनके एरर के साथ क्या होता है, दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एरर के साथ क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और कोसेंट। प्रोडक्ट और कोसेंट का एरर कैसे निकालते हैं, उसमें हम लोग किस तरह से एरर को प्रोपिगेट करवा पाते हैं वो देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वांटिटी है z, एंड दिस z इज इक्वल्स टू a इंटू बी। पहले मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, फिर हम लोग कोसेंट पे आ जाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास z है, और z जो है वो a और b इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। आपने लेंथ मेजर किया, ब्रेथ मेजर किया, और उससे आप एरिया निकाल रहे हैं। तो इफ यू आर कैलकुलेटिंग एरिया फ्रॉम देयर, तो लेंथ के मेजरमेंट में जो एरर है और बी के जो ब्रेथ के मेजरमेंट में जो एरर है वो किस तरह से एरिया में प्रोपिगेट करता है, ये अब हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो किस तरह से प्रोपिगेट करता है, लेट्स स्टार्ट, है ना। इसको डिराइव करते हैं और फिर फाइनली इस स्टेटमेंट को देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। हम लोग जब भी ऐसा लिखेंगे तो क्योंकि एरर की बात हो रही, तो वी विल राइट विथ एरर। तो विथ एरर जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, z बार प्लस माइनस डेल्टा z बार इक्वल्स टू a, या a बार प्लस माइनस डेल्टा a बार, फिर इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b बार, दोनों में लगा देते हैं। ये हो गया, है ना। विथ एरर अगर लिखेंगे तो इक्वेशन विल कम आउट लाइक दिस। अब क्या करें, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा a बार इंटू बी बार। ठीक, उसके बाद दूसरा, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस डेल्टा ए बार बी बार। फिर अब क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा प्लस माइनस ए बार इंटू डेल्टा बी बार। और फिर फाइनली इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, चारों मल्टीप्लीकेशन हमने कर लिया, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बार डेल्टा बी बार। ये हो गया हमारा चारों टर्म। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टर्म होगा ये बहुत ही छोटा होगा। क्यों, समझते हैं। मान लीजिए a2 है, ठीक है, और b3 है, तो 2 इंटू 3 तो ठीक ठाक नंबर आ गया 6। अच्छा, इस a के मेजरमेंट में जो एरर है वो 0.1 है, और इस b के मेजरमेंट में जो एरर है वो 0.2 है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, और हम एग्जाम्पल लेके आपको ये दिखाने की कोशिश करें कि हाँ ये वाला टर्म जो होगा वो सच में बहुत छोटा होगा। कैसे, तो a इंटू बी अगर हमने किया, ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 6 आया, ठीक ठाक नंबर है। ठीक, उसी तरह से डेल्टा ए बार इंटू बी बार करें, मतलब a में कितनी एरर है और उसको b के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 0.3 आ जाएगा। उसी तरह से a बार इंटू डेल्टा बी बार करें, a बार मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ a, और डेल्टा बी बार मतलब एरर इन b, तो 2 इंटू 0.2 करें तो क्या आएगा, प्लस 0.4 आ जाएगा, है ना। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर आप दोनों एरर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.02। तो आप देखिए ध्यान से, एक है 6, दूसरा है 0.3 0.4, और तीसरा है 0.02। क्योंकि एरर हमेशा छोटा होता है, तो दो एरर को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर अगर 1 से छोटा है तो और छोटा हो जाएगा, है ना। जैसे 0.1 था और 0.2 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.02 आया, और भी बहुत छोटा नंबर मिल गया। सो दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल, एंड फॉर दैट वी कैन नेग्लेक्ट दिस in comparison with 6, 0.3 and 0.4, and hence we neglect this here। समझ में आया। तो यहाँ पे वो टर्म जो जहाँ पे दो एरर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको हम लोगों ने एक साथ इग्नोर कर दिया भाई। अगर एरर मल्टीप्लाई हो गया तो वो और छोटा बना देगा, और वो जैसे ही छोटा हुआ तो फिर हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद अदर पॉइंट पार्ट्स और या अदर टर्म्स। ठीक,
तो ये लिख लेंगे जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड बार। ये देखिए अब यहाँ पर यहाँ तक का कुछ कुछ काम तो हो गया। अब आप सोचिए कि ट्रू वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड कौन करता है, इसको ये करता है, और एरर को कॉरेस्पॉन्ड कौन करना चाहिए, ये और ये दोनों मिला के एरर को कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए। यानी यहां से हम जेड बार को लिख सकते हैं ए बार इंटू बी बार, और डेल्टा जेड बार को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए बार बी बार इंटू, या सॉरी डेल्टा ए बार इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू डेल्टा बी बार। ये क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया डेल्टा जेड बार का वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ जेड बार से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इक्वेशन है उसमें दोनों तरफ से जो क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया हमने। और अब देखिए ये जो चीज होता है ये रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड हो गया। अच्छा अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जेड बार का वैल्यू जो यहाँ पे निकाला है ए बार इंटू बी बार वो पुट कर देंगे। तो डेल्टा ए बार डॉट बी बार प्लस, डॉट मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है, और ए बार डॉट डेल्टा बी बार डिवाइडेड बाई ए बार बी बार। ये जेड बार की जगह हमने ए बार डॉट बी बार रख दिया। अब क्या होगा देखिएगा, ये हो गया डेल्टा जेड बार बाई जेड बार का वैल्यू, यानी रिलेटिव एरर इन जेड, और ये क्या आ जाएगा डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार इक्वल टू, देखिए ये यहां से जब ये दोनों डिवाइड होगा तो बी बार से बी बार कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, और प्लस जब इन दोनों के बीच में डिवीजन होगा तो ए बार से ए बार कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा बी बार अपॉन बी बार। ये क्लियर है। ये क्या है भाई, अगर हम लोग दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके नया क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो न्यू क्वांटिटी का जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर ऑफ द न्यू क्वांटिटी इज सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ठीक है, रिलेटिव एरर ऑफ द न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ न्यू क्वांटिटी। अच्छा दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, तो फिर आप ये भी लिख पाएंगे डेल्टा जेड बार बाई जेड बार इंटू 100, यानी परसेंटेज एरर इन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बार अपॉन बी बार इंटू 100, है ना। तो ये है परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, ये हो गया। ये दोनों ही चीज आपको याद रखना है कि व्हेनेवर टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड देन उनका जो रिलेटिव एरर का सम होता है दैट गिव्स यू रिलेटिव एरर ऑफ न्यू क्वांटिटी। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल has a measured value L equals to 10 plus minus 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ब्रेथ क्या होगा B इक्वल्स टू स्मॉल b ले लेते हैं, B इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0. थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं इसमें एरर, 0.8 ले लें, 0.9 ले लें, 0.9 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा इसमें आपको एरर निकालने नहीं पूछ रहा है, एरिया निकालने पूछ रहा है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन एरर के साथ दिया है तो आपको आंसर भी एरर के साथ देना है। मतलब ये नहीं कि आप 200 सेंटीमीटर स्क्वायर करके निकल लीजिए। ठीक है, व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, इसमें ये भी पूछ सकता है कि आप एरर निकालिए और ये भी पूछ सकता है कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए, है ना। ये बोल देगा कि एरर इन रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दीजिए, ये भी कह सकता है एरिया निकालिए। तो एरिया निकालिए मतलब फाइनल आंसर आपको निकालना है। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका मतलब क्लियर है जो अभी हमने पढ़ा है कि ए बार जो होगा वो एल बार इंटू बी बार होगा, मतलब ट्रू वैल्यूज तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 इंटू 10
200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ट्रू वैल्यू हो गया, लेकिन आप एरिया का आंसर ये लिख के भाग नहीं सकते हैं, आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा ए कितना है। तो आपको डेल्टा ए बार बाई ए बार का क्या फॉर्मूला बताया अभी, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेल्टा ए बार बाई ए बार जो होगा वो होगा डेल्टा एल बार अपॉन एल बार प्लस डेल्टा बी बार अपॉन बी बार, मतलब रिलेटिव एरर उनके ऐड होंगे। तो डेल्टा ए बार हमको निकालना है, क्या ए बार हम निकाल चुके हैं, बिल्कुल 200 अभी अभी निकाला है, इक्वल टू डेल्टा एल बार मालूम है 0.4 बाई एल बार मालूम है 10 प्लस डेल्टा बी बार मालूम है 0.9, बी बार मालूम है हाँ 20, एलसीएम ले लेते हैं और आ जाएगा डेल्टा ए बार बाई 200 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.9 यानी 1.7 बाई 20। तो डेल्टा ए बार का वैल्यू क्या आ गया 200 इंटू 1.7 बाई 20, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल, कितना आ जाएगा भाई डेल्टा ए बार 17। ठीक है, तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 200 प्लस माइनस 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैवी एरिया का वो डिफरेंस आ गया है ना, काफी डिफरेंस आ गया, तो एरिया में काफी ज्यादा एरर हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में एरर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझ में आ गया सबको। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में कैसे प्रोपिगेशन ऑफ एरर होता है वो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग डिवीजन के केस में किस तरह से एरर का प्रोपिगेशन होगा वो देखने जा रहे हैं। लेट अस अज्यूम कि एक क्वांटिटी है z जो कि हमको a बाई बी करके मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान से सबको समझना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब मुश्किल लगता है स्टूडेंट को। सबसे डिफिकल्ट अभी तक प्लस माइनस और मल्टीप्लाई इसमें नहीं था, सबसे मुश्किल जो लगता है वो डिवीजन लगता है। एक दो जगह थोड़ा ट्विस्टेड भी चीज है, उसको मैं पहले से बता दूं। एक बायनोमियल एक्सपेंशन होता है, उसमें ये होता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, अगर ऐसा हमारे पास एक्सपेंशन आए तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 प्लस एन एक्स ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रोवाइडेड x जो है वो 1 से बहुत छोटा हो। अगर x बहुत 1 से छोटा होगा तो आप 1 प्लस एक्स टू द पावर n को 1 प्लस एन एक्स ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये जो चीज है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि जब हम इसको यूज करें डिवीजन वाले डेरिवेशन में तो आपको ऐसा नहीं लगे कि सर ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये पहले से मैंने बता दिया है, इसका यूज यहाँ पर आएगा। अब हम लोग इस जो एक्सप्रेशन है, जो ये रिलेशन है, इसको एरर के साथ लिखेंगे। तो जब एरर के साथ लिखेंगे तो ये रिलेशन कैसे लिखाएगा, जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड बार इक्वल्स टू ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई बी बार। ये आपके लिखने के लिए नहीं है ना। ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार और बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, ये हम लोग को ठीक है ऐसे ये हमने लिख लिया। अब इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार और बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, ये तो हमने कर ही लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से ए बार को कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे ले सकते हैं, सेकंड में तो ए बार है ही नहीं, डेल्टा छोड़ देंगे और ए बार निकाल लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। डेल्टा ए बार एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, तो जब हम ए बार बाहर निकालते हैं तो यहाँ तो बच जाएगा 1, क्योंकि ए बार हमने बाहर निकाल लिया। लेकिन इस टर्म में ए बार था ही नहीं, तो हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। मतलब हम लोग को कुछ इस तरह से लिखना होगा, डेल्टा ए बार बाई ए बार ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया कि ए बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस टर्म को, जो मल्टीप्लाई में था वो बाहर निकाल दिया और जो डिवाइड में था वो अंदर बच गया। और नीचे जो ये आता है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस, फिर से हमने बी बार को भी बाहर निकाल लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बार अपॉन बी बार, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा, ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। उसके बाद है ना, जस्ट ए मिनट है ना, डाउट्स थोड़ी देर में बताएंगे, इतना को पहले कर लेते हैं। यहाँ भी वैसे ही काम करते हैं, जेड बार को बाहर निकाल लेते कॉमन, 1 प्लस माइनस डेल्टा
जेड बार बाई जेड बार, ऐसा लिख लिया हमने। यहाँ पे तीनों में एक ही काम किया है, अगर आप किसी एक को भी समझ जाएंगे तो आपको बाकी काम समझ में आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक और काम करेंगे, देखिएगा। जेड बार 1 ± डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार, ऐसा लिख लिया हमने, इक्वल टू यहाँ लिख लिए ए बार बाई बी बार, ठीक है। और यहाँ पे दो ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। जो नीचे वाला जो टर्म है उसको भी ऊपर ले जा रहे हैं। अच्छा, आपको मालूम है कि नीचे वाले टर्म को अगर ऊपर ले जाते हैं तो पावर जो है माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ तो मान सकते हैं ना कि यहाँ पावर 1 है, तो अगर यहाँ पावर 1 है ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। और बाकी सबको ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 ± डेल्टा ए बार बाई ए बार, और यहाँ पे लिखेंगे 1 ± डेल्टा बी बार अपॉन बी बार, ऐसा लिखाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमको इस क्वांटिटी के लिए ये जो ब्रैकेट यहाँ पे ये जो गोले के अंदर हमने इस टर्म को रखा है, यहाँ पे हम लोग ये अप्लाई करेंगे कि 1 + x⁴ n जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, 1 + nx के बराबर हो जाएगा। और वेरी स्मॉल x अगर 1 से बहुत छोटा हो तो ऐसा कर सकते हैं। क्या यहाँ पे ये बहुत छोटा है 1 से? बिल्कुल है, क्योंकि एरर बाई उसका ओरिजिनल क्वांटिटी बहुत ही छोटा है। एरर हमेशा छोटा रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू, तो उसका जब रेशियो ले लेंगे तो ऑब्वियसली वो 1 से बहुत छोटा आएगा। तो ये 1 से छोटा है, ये बात तो हमें पता चल गई। ये अगर हम लगाएंगे यहाँ पर तो कैसा फॉर्म ये लेगा, लेट्स सी। तो ये क्या आएगा, अच्छा इसके आगे कब बढ़ेंगे पहले देख लेते हैं। ए बार बाई बी बार 1 ± डेल्टा ए बार बाई ए बार, ये सब तो ऐसे ही कॉपी कर दिया हमने। ये -1 जो है यही पावर है n, और ये वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही वो वहां आएगा तो इसका मतलब हो गया 1 - + डेल्टा बी बार बाई बी बार। ये समझ में आया कि कहाँ से आया माइनस प्लस, क्योंकि -1 आएगा और जब वो मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस से, तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बना देगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बना देगा। तो जो प्लस माइनस लिखा हुआ था उसको हमने क्या लिख दिया, माइनस प्लस लिख दिया, ठीक है। बस इतना ही चेंज अभी तक आया है। अब क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जेड बार 1 ± डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे सुनिएगा ध्यान से, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सबको। जैसे 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, 1 आएगा। ए बार बाई बी बार तो ऐसे ही लिख दीजिए, 1 आ गया। फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया, -+डेल्टा बी बार अपॉन बी बार, ये आया। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +- डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, ये आया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -+डेल्टा ए बार अपॉन ए बार +- डेल्टा, सॉरी प्लस माइनस नहीं, क्या कर रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। तो दोनों जब सिंपली मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा डेल्टा बी बार अपॉन बी बार, ठीक। अब ये इतने टर्म्स आ गए, घबराने की बात नहीं है। अच्छा, एलएचएस भी लिख ही देते हैं, जेड बार 1 ± डेल्टा जेड बार बाई जेड बार, ऐसा आ गया। देखिए ये टर्म फिर से लिख जीरो रहे हैं, लेकिन इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट, ये बहुत छोटा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, दो एरर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दो एरर जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ टर्म बहुत ही छोटा हो जाएगा, दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड। हमने ऐसा पहले भी किया है और यहाँ भी कर रहे हैं। अब क्या करते हैं देखिएगा, अब हम लोग वापस इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा जेड बार +- डेल्टा, इसको हमको इसी के टर्म्स में लिखना रहेगा ना, इसी के टर्म्स में लिखना रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब हमारे पास जेड बार 1 ± डेल्टा जेड बार बाई जेड बार, ये आया, इक्वल टू ए बार बाई बी बार 1 ± डेल्टा बी बार बाई बी बार। माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, आपको मालूम है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चारों टर्म्स आना ही है। आप माइनस पहले करिए प्लस बाद में करिए, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए ये इतनी चीजें आ गई अपने पास। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर एक टर्म है जेड बार, और यहाँ पे ये टर्म है, क्या ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगी, बिल्कुल।
तो जैसे यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो z बार इक्वल्स टू a बार बाई b बार, यानी ट्रू वैल्यू ऑफ न्यू क्वांटिटी जो होगा वो सिंपली ट्रू वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ b मिल जाएगा। लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, डेल्टा z बार या प्लस माइनस डेल्टा z बार बाई z बार इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बार बाई ए बार, और फिर माइनस प्लस आप चाहें तो माइनस प्लस या प्लस माइनस चाहें तो प्लस माइनस, क्योंकि उसमें बार क्या होता है बार बाई बार, तो हम ना ये हो गया कॉपी, ये हमने कर दिया पेस्ट पेस्ट, ये हमने उसको 4 बार सेम ही चीज को कॉपी कर लिया और इसमें बस साइन चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसी में बस साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस प्लस वाला तो ये हो ही चुका है, और एक प्लस माइनस ले लेते हैं, एक माइनस प्लस ले लेते हैं, और एक माइनस माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस हमने ले लिया। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। मैक्सिमम एरर कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम एरर आएगा यहाँ से और यहाँ से, ये 2 एरर्स मैक्सिमम होंगे, और इसीलिए फाइनली हम लोग क्या कहेंगे कि डेल्टा z बाई z यानी डेल्टा z बार बाई z बार ये कितना आ जाएगा। अच्छा, एक डेल्टा छूट गया क्या, हाँ एक डेल्टा छूट गया, सब में डेल्टा छूट गया, तो उस डेल्टा को लिख लेते हैं, डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए, ये छूट गया था, तो डेल्टा ए बार अपॉन ए बार प्लस डेल्टा बी बार अपॉन बी बार। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट सॉरी दो क्वांटिटी डिवाइड हो और नया जो क्वांटिटी हमको मिल रहा है डिवाइड करने के बाद, उसका आपको रिलेटिव एरर जो होगा वो निकालना होगा। तो आप सिंपली क्या करिए, जिन दो क्वांटिटी को आपने डिवाइड किया है उन दोनों क्वांटिटी के रिलेटिव एरर को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द रिलेटिव एरर ऑफ द न्यू क्वांटिटी। ठीक है, और यही चीज एकदम शुरू में हमारे स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था देखिए, तो व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, दोनों केस में सेम आंसर आता है। रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट, रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर होगा, यानी जो फाइनली क्वांटिटी जो मिल रहा है उसका जो रिलेटिव एरर होगा वो सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ द मल्टीप्लायर्स होगा। तो अब ये बात हम एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लें, उसको फिर से समराइज कर लें। अगर मान लीजिए z इक्वल्स टू a प्लस बी है या z इक्वल्स टू a माइनस बी है, इन दोनों ही केसेस में आपको अगर डेल्टा z निकालना हो या डेल्टा z बार निकालना हो तो आप डेल्टा a बार लिख लीजिए प्लस डेल्टा b बार लिख लीजिए, आपको डेल्टा z बार मिल जाएगा। और अगर z इक्वल्स टू a इंटू बी हो और z इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b हो, तो इन दोनों केसेस में आपको रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा z का। वो कैसे आएगा, आप a का रिलेटिव एरर और b का रिलेटिव एरर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या चीज, रिलेटिव एरर ऑफ z। बस इतना ही चीज था, बाकी डेरिवेशन है तो डेरिवेशन तो ध्यान रखना जरूरी है ही हमारे लिए, लेकिन रिजल्ट अगर बात करें तो यही 4 रिजल्ट है, और इन्हीं 4 रिजल्ट से हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। अभी पावर वाला एक चीज बचा हुआ है तो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग का जो बेसिक जो भी प्रोपिगेशन ऑफ एरर की चर्चा थी वो लगभग लगभग हमारी कंप्लीट हो गई। क्लियर है सबको। जब हम ये कह रहे हैं कि या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में रिलेटिव एरर ऐड हो जाता है, तो इसमें अंडरस्टूड है कि परसेंटेज एरर भी ऐड होगा, क्योंकि परसेंटेज एरर को आपको याद होगा स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल डेल्टा ए प्लस स्मॉल डेल्टा बी जो होगा वो स्मॉल डेल्टा जेड देगा। ठीक है, परसेंटेज एरर इन जेड जो होगा वो परसेंटेज एरर इन ए एंड परसेंटेज एरर इन बी ये देता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में। अब हम लोग का जो नेक्स्ट आ जाता है वो है क्या चीज, हम लोग नेक्स्ट करेंगे प्रोपिगेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ पावर। ठीक है, प्रोपिगेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ
पावर। पावर का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे पास z इक्वल्स टू a टू द पावर n है और आपसे पूछा जाए बताओ भाई डेल्टा z बार बाई z बार का वैल्यू क्या हो, तो आप क्या इसको अज्यूम कर सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितना टाइम्स, n टाइम्स। ऐसा बिल्कुल अज्यूम किया जा सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार इक्वल्स टू, अगर दो बार मल्टीप्लाई होता जैसे अभी a इंटू बी था ना, तो आप क्या करते, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार प्लस डेल्टा बी बार अपॉन बी बार, यही करते ना, रिलेटिव एरर्स ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पर तो बी नहीं है, यहाँ पर सब में ए है, तो बस इस बी की जगह भी क्या कर देंगे, ए लिख देंगे। और अगर 3 है तो 3 बार ऐसा ऐड कर देंगे, 4 है तो 4 बार ऐसा ऐड कर देंगे, और n टाइम्स है तो n टाइम्स ऐसा ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार जो हुआ वो क्या आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बार अपॉन ए बार आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पावर n रेज किया जाता है तो आप n टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ले लीजिएगा, वो रिलेटिव एरर ऑफ न्यू क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये चीज हमको समझ में आ गया तो हम लोग को ये भी समझ में आएगा कि अगर एक और नया सिचुएशन ले लेते हैं, नया सिचुएशन क्या ले लेते हैं, z इक्वल्स टू a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r, ऐसा कुछ मिल सकता है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू ए कितनी बार, p टाइम्स, इंटू b इंटू बी कितनी बार, q टाइम्स, डिवाइडेड बाई c इंटू सी कितनी टाइम्स, r टाइम्स। ठीक, तो ये तो ऐसा लिखा जा सकता है, इसको लिखने में तो कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब डेल्टा z बार अपॉन z बार अगर लिखेंगे तो वो क्या लिख पाएंगे, अगर केवल ये पावर होता तो p इंटू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार लिखते, लिखते कि नहीं, जैसे अभी हमने n पावर रेज किया था तो n टाइम्स डेल्टा ए बार बाई ए बार हो गया, तो p पावर रेज करेंगे तो p डेल्टा ए बार बाई ए बार हो जाएगा। और प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, q टाइम्स डेल्टा बी बार अपॉन बी बार प्लस r टाइम्स डेल्टा सी बार अपॉन सी बार। और ध्यान रखिएगा जब हम लोग यहाँ पे इसको रिलेटिव एरर के टर्म्स में ऐसा लिख रहे हैं तो परसेंटेज एरर भी उसमें अपने आप अंडरस्टूड है कि परसेंटेज एरर ऑफ z विल बी n टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ a, ये भी उसमें इंक्लूडेड है। वैसे ही यहाँ भी जब हम लोग रिलेटिव एरर के टर्म्स में ये इक्वेशन लिख रहे हैं तो अपने में अंडरस्टूड है कि परसेंटेज एरर ऑफ z इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर ऑफ p प्लस परसेंटेज एरर ऑफ q प्लस परसेंटेज एरर ऑफ c। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं नहीं, परसेंटेज एरर ऑफ ए है ना ये, वही हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस आया नहीं, पी क्यू के बाद सी कैसे आ गया। तो ये बेसिकली है परसेंटेज एरर ऑफ ए, परसेंटेज एरर ऑफ बी एंड परसेंटेज एरर ऑफ सी। ठीक है, ए बी सी का परसेंटेज एरर ले लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भाई, रेस्पेक्टिव टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी क्यू और आर। ठीक है, पी टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ ए, क्यू टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ बी एंड आर टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ सी, इस तरह का हम लोग का एक्सप्रेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्वांटिटी है z इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब एंड सी टू द पावर एंड रूट सी डिवाइडेड बाई रूट सी कर देते हैं, डिवाइडेड बाई रूट सी। ठीक है, इफ परसेंटेज एरर इन ए बी सी आर 1%, 3% and 4% respectively, find percentage error
इन जेड, जेड में परसेंटेज एरर क्या होगा वो बताना है। तो बहुत आसान है, इसको समझिएगा। परसेंटेज एरर इन जेड, या ये कहें डेल्टा जेड जो होगा वो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी प्लस, क्योंकि सी में पावर 1/2 है, रूट मतलब पावर 1/2, तो 1/2 डेल्टा सी ऐसा लिख लेंगे और हो गया। परसेंटेज एरर इन ए मालूम है 2 into 1% प्लस 3 into 3% प्लस 1/2 into 4%, हो गया 2% प्लस 9% प्लस 2%। सो टोटल एरर इन जेड विल बी 13%। ठीक है, बस यही कर देना है। रिलेटिव एरर दिया रहे तो रिलेटिव एरर के टर्म्स में सेम चीज लिख देना है। क्लियर है इतना सबको? इसका आप ध्यान रखिएगा कि आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि यहाँ पर ये जब डेरिवेशन कर रहे थे आर डेल्टा सी बार बाई सी बार, तो यहाँ पे प्लस क्यों आया? सी तो डिवीजन में है, तो इसलिए आया क्योंकि डिवीजन में जब क्वांटिटी रहता है तब भी रिलेटिव एरर ऐड होता है, रिलेटिव एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये बात हमने पहले भी की है कि चाहे क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा हो चाहे क्वांटिटी डिवाइड हो रहा हो, जो रिलेटिव एरर होगा उन दोनों का ऐड होगा और तभी नए क्वांटिटी का रिलेटिव एरर मिलेगा। इसीलिए जब वो डिवीजन में भी होगा तब भी यहाँ पे सम ही होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है सब। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एरर के आगे के न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये है एग्जाम्पल 2.9 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस के बारे में बताया है, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट होता है। ये ओम्स लॉ से आता है, वी इक्वल्स टू आई आर से आ रहा है, ये बात तो जान ही रहे हैं। इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर्ड वैल्यू है वो बताया हुआ है, करंट का जो मेजर्ड वैल्यू बताया हुआ है, आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन आर। ठीक, तो परसेंटेज एरर इन आर क्या होगा आपको मालूम है, क्योंकि आर जो होगा वो मिल रहा है हम लोग को वी और आई के डिवीजन से, तो परसेंटेज एरर इन आर मस्ट बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन आई। ठीक है, दोनों का परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगा। स्मॉल डेल्टा मतलब परसेंटेज एरर होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई आर या डेल्टा आर बाई आर बार बाई आर बार। हर बार बार लिखना जरूरी नहीं है, आप डेल्टा आर बाई आर भी लिखेंगे तो उसका मतलब वही होता है। ठीक है, इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। ठीक, तो हम लोग को तो ये वैल्यू निकालना ही है, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल डेल्टा आर से, ये पुट नहीं करना है। अब डेल्टा वी कितना दिया हुआ है? डेल्टा वी दिया हुआ है 5, तो 5/100 एरर बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100 प्लस डेल्टा आई क्या दिया हुआ है 0.1, सॉरी 0.2, तो 0.2/10 इंटू 100। इस डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ एक और जीरो आएगा, 100 से 100 कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल, तो परसेंटेज एरर इन आर कितना हो गया? 7%। आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन दोनों ही केस में हम लोग इस तरह से रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर को ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, थोड़ा अलग टाइप का भी है, थ्योरी से अलग है, इसीलिए ये जरूरी है कि इसको अच्छे से समझा जाए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 equals to 200 plus minus 4 ohm are connected in series and in parallel। सीरीज में एक बार कनेक्ट किया गया और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सीरीज का पहले निकाल लेते हैं, वो आसान होता है। आरएस के बारे में मालूम है, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 प्लस R2 है, दोनों का सम है, सिंपल सम हमने कर दिया। अब जब दो क्वांटिटी ऐड होती हैं तो नए क्वांटिटी का जो एरर होता है वो इन दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर का सम होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम कर सकते हैं,
पहले तो ट्रू वैल्यू ऑफ आर एस बता दीजिए। आर एस का जो ट्रू वैल्यू होगा वो क्या होगा, 100 प्लस 200 यानी कि 300 ओम आ गया। और अगर आपको डेल्टा आर एस निकालना हो, है ना, सीरीज इक्विवेलेंट का जो एब्सोल्यूट एरर है या मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होगा, डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू। तो वो कितना आ जाएगा, 3 ओम प्लस 4 ओम यानी 7 ओम। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी भी हम पहले भी एग्जांपल में भी ले चुके हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे भी उसी चीज का रिवीजन हो रहा है कि क्वांटिटी तो ऐड हुआ ही, उसका एब्सोल्यूट एरर भी ऐड होके नया क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर मिल गया। अब सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के लिए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/rp क्या है, 1/rp इज इक्वल्स टू है 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, अब इसके लिए क्या किया जाता है, एक्चुअली में ऐसे रिलेशंस के लिए हम लोग लॉगरिथमिक मेथड का यूज करते हैं एरर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, लेकिन इस क्योंकि एनसीईआरटी ने थ्योरी में लॉगरिथमिक मेथड डिस्कस नहीं किया है, तो उसने आपको ये रिजल्ट ऑलरेडी दे दिया है। वो रिजल्ट थोड़ा लाइट कलर में है, तो मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, डेल्टा आर डैश, जहाँ पे आर डैश से पैरेलल कॉम्बिनेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल्टा आर डैश बाई आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा आर वन बाई आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू का स्क्वायर। इससे आप एब्सोल्यूट एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। अब देखिए ये रिलेशन आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि ये रिलेशन स्टैंडर्ड रिलेशन के तौर पे नहीं दिया रहा है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में दे दिया है, तो यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस रिलेशन। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसको आराम से आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम लोगों को सारे वैल्यूज मालूम है ना, एक बार देख लें। R1 100, डेल्टा R1 3, R2 200, डेल्टा R1 4। ठीक है, अच्छा उससे पहले आपको आरपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उस आरपी के स्क्वायर की जरूरत है। तो 1/rp जो हो गया 1/r1 यानी 1/100 प्लस 1/r2 यानी 1/200। यहाँ पे ट्रू वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो ट्रू वैल्यू क्या आ गया, 200, इसका ये एलसीएम हो जाएगा, ये 2 प्लस ये 1, तो ये 1/rp का वैल्यू आ गया। तो आरपी कितना हो जाएगा, आरपी इक्वल टू 200/3। बहुत ही सिंपल चीज है ये तो, आरपी इक्वल्स टू 200/3 ओम। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आरपी आ गया, इसी को यहाँ पे एनसीईआरटी के नोटेशन के टर्म्स में देखिए तो आर डैश कहा गया है। तो ये अगर आर डैश है तो आर डैश का यही वैल्यू हम लोग अगले इक्वेशन में पुट करेंगे, आर डैश इज इक्वल टू आरपी। हम लोग को निकालना है डेल्टा आर डैश, तो डेल्टा आर डैश बाई आर डैश का स्क्वायर यानी कि 200/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 कितना था, 3 था। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, 3 और 100, 4 और 200, तो 3/100 का स्क्वायर प्लस 4/200 का स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब हम लोग वैल्यूज को कुछ कुछ कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, थोड़ा और जगह चाहिए हम लोग को। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, ये जब स्क्वायर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 9 डेल्टा आर डैश का स्क्वायर, 9 जो नीचे आएगा वो ऊपर चला गया, बाई 40000, 4 0 हो गया, इक्वल्स टू 3/1, 1 2 3 4 0 यहाँ भी आया, प्लस 4/4, 1 2 3 4 0 यहाँ भी आ गया। अब कॉमन अगर आप ले लेंगे 10⁴ तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ 4 बच गया, वहां 4 बच गया। अच्छा, वहां का 4 तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू फाइनली क्या आ गया, 9 इंटू डेल्टा आर डैश स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। सॉरी ये 4 तो कैंसिल हो गया ना, ये हम क्या कर दिए, 4 से कैंसिल करने के बाद भी उसको 4 लिख दिए। तो इसको 4 यहाँ 4 हटाते हैं, ये 1 लिख लेते हैं, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। और ये डेल्टा आर डैश स्क्वायर क्या आ गया, इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16/9 आ गया। इसका मतलब डेल्टा आर डैश क्या हो जाएगा, √16/9 यानी 4/3। तो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ
पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर 4/3 आता है, यानी कि 1.33 ओम का आता है। तो फाइनली आप रिपोर्ट क्या करिएगा, वैल्यू जो होगा आरपी इक्वल्स टू आप लिखेंगे 200/3 प्लस माइनस 4/3 ओम। ठीक है, सीरीज को कैसे लिखते हैं, सीरीज को लिखे क्या, देख लीजिए। सीरीज लिखेंगे तो आर एस इक्वल्स टू लिखेंगे 300, उसका ट्रू वैल्यू आया और एरर 7 आया तो 300 प्लस माइनस 7 ओम, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ z इक्वल्स टू दिस। देखिए, रिलेटिव एरर इन z निकालना है, z का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, z इक्वल्स टू दिया हुआ है a का पावर 4, b का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई c और d का पावर 3/2। ये वैल्यूज दिए हुए हैं। अब आपको रिलेटिव एरर ऑफ z का एक्सप्रेशन लिखना है, केवल एक्सप्रेशन लिखना है। आपको ए बी सी डी के रिलेटिव एरर अगर दिए रहते तो आप रिलेटिव एरर ऑफ z कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे केवल एक्सप्रेशन लिखना है। तो वो क्या होगा, आपका थ्योरी एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कि डेल्टा z/z है ना, बार नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी ने ऐसे भी बार यूज नहीं किया है, आपको अंडरस्टूड है कि वो डेल्टा z बार और z बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए के लिए लिख रहे हैं तो क्योंकि उसका पावर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, डेल्टा a/a में। फिर प्लस, कोई माइनस साइन नहीं आएगा, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे डिवाइड हो रहा हो, कोई मतलब नहीं, हमेशा पॉजिटिव साइन ही आएगा। प्लस b का पावर कितना है 1/3, तो 1/3 डेल्टा b अपॉन b। फिर प्लस यहाँ c का पावर कितना है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू डेल्टा c/c, चाहे आप मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी चलता। प्लस d का पावर कितना है 3/2, तो 3/2 डेल्टा d अपॉन d। हो गया, यही आंसर लिखना था, बस रिलेटिव एरर ऑफ z ही लिखना था, इतना ही करना है हम लोगों को। ठीक है, में कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हो गया है, वो ये है कि यहाँ पे r डैश है तो r डैश का स्क्वायर जो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में कर दिए वो गलत हो गया, क्योंकि स्क्वायर होगा ही नहीं, स्क्वायर तो नीचे के क्वांटिटी का कर रहे हैं, डेल्टा का स्क्वायर नहीं है फॉर्मूला में, तो इसलिए ये स्क्वायर सब हट जाएगा और फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये सब सब हटाना पड़ेगा और फाइनल जो आंसर आएगा वो केवल 16/9 ही रह जाएगा। ठीक है, 16/9 का वैल्यू कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.8 ओम ये आएगा। ठीक है, और इसीलिए रेजिस्टेंस जब आप लिखेंगे तो आर डैश या आर पी लिखेंगे इक्वल टू 200/3 ओम प्लस माइनस 16/9 ओम, या डेसिमल में अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे 66.67 या 6.7 लिख लेते हैं, तो 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम, ये है ना, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का ये सॉल्व एग्जांपल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में भी, और ये थोड़ा अलग हटके भी है, थ्योरी से थोड़ा अलग है। थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ऐसा कोई भी चीज डिस्कस नहीं की थ्योरी में कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, तो ये लीक से थोड़ा हटके है। जैसे अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला किया, वो भी थ्योरी से थोड़ा अलग था। एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे तो इसके दौरान आपको मिलेगा कि एनसीईआरटी ने बहुत कुछ सिखाने के लिए थ्योरी में दिया है और काफी कुछ उसने क्वेश्चन के हिस्से में भी छोड़ दिया है कि आप कुछ चीज क्वेश्चन से भी सीखें। तो इसलिए एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की थ्योरी से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसका सॉल्व एग्जांपल उसको सप्लीमेंट करता है उसके थ्योरी को। तो जरूर से जरूर सॉल्व एग्जांपल बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। इसको देखते हैं, एग्जांपल 2.12 क्या कह रहा है। ये कहता है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी इज 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ठीक है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी है।
मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, एल को मेजर किया गया कितना 20.1 सेंटीमीटर, सॉरी 20.0 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, ठीक। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। अब आपने जितना थ्योरी पढ़ा उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको लगेगा है ये क्या पूछ दिया, पढ़े कुछ और पूछ कुछ और रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको इस लैंग्वेज को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर आपको ये बोल रहा है कि लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, 1 mm का मतलब क्या हुआ सेंटीमीटर में, अगर कहें एरर और ट्रू वैल्यू दोनों को हम लोग सेम यूनिट में रखेंगे तो 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, राइट। तो लेंथ जो है वो ये बता रहा है 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब एक्यूरेसी का रेंज बताया है कि इतने एक्यूरेसी में हम लोग को मिला है। जैसे ये 20 है, उससे आप 1 mm के आसपास वैल्यूज को देखिए, क्योंकि हम लोग का ये लीनियर स्केल है तो या तो बड़ा या छोटा होता है, तो 1 mm बड़ा या 1 mm छोटा हो सकता है वैल्यू। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है जब वो ये कह रहा है नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं नोन टू 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी, इसका यही मतलब है कि 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, ये 100 ऑसिलेशंस का टाइम दिया हुआ है। तो मान लो अभी 100 ऑसिलेशंस का ही टाइम पीरियड लिखते हैं, तो 100 ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है 100 सेकेंड, सॉरी 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड है वो कितना है 90 सेकेंड। प्लस माइनस इसका प्रिसीजन क्या है, ये 90 सेकेंड लाया गया है यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। इसका भी यही मतलब है कि 1 सेकेंड प्लस माइनस इसमें हो सकता है, तो 1 सेकेंड का प्लस माइनस, ठीक है। इतना तो हो गया। उसके बाद बोला व्हाट इज एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, मतलब फिर से वही व्हाट इज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। अब वो परसेंटेज एरर के टर्म्स में आंसर कर सकते हैं, रिलेटिव एरर के टर्म्स में कर सकते हैं और एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में भी कर सकते हैं, जो जैसा आपका मन हो। तो हम लोग परसेंटेज एरर के टर्म्स में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे पावर इन्वॉल्व है। तो पहला तो ये देखते हैं कि क्या होना चाहिए रिलेशन। उसके अलावा एक डाउट टाइम पीरियड के बारे में स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर ये तो 100 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड है, ये तो कैपिटल टी का वैल्यू नहीं ना है, ये तो 100 कैपिटल टी का वैल्यू है। बात तो सही है, ये तो 100 कैपिटल टी का वैल्यू है। लेकिन जब आप रिलेटिव एरर निकालते हैं ना, तो आप एक ऑसिलेशन का रिलेटिव एरर निकालिए, चाहे 2 ऑसिलेशन का रिलेटिव एरर निकालिए, चाहे 3 ऑसिलेशन का रिलेटिव एरर निकालिए, सब सेम आता है। क्यों? ये 1 सेकेंड एरर कब हुआ है, जब आपने 100 ऑसिलेशन निकाला, यानी 90 सेकेंड तक गए तब 1 सेकेंड का एरर आया। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा 90/100 होगा कि नहीं। तो उसका जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो भी 100 से डिवाइड होगा। मतलब अगर टाइम का एग्जैक्ट एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आप लिखिएगा तो 90/100 प्लस माइनस 1/100 आएगा, ये होगा एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। लेकिन आप दोनों की केस में रिलेटिव एरर निकाल के देखते हैं तो क्या आएगा 1/90 ही आएगा। तो अगर हम खेल रहे हो, हम अगर कैलकुलेशंस कर रहे हो रिलेटिव एरर के टर्म्स में, तो आप दोनों में से कोई भी यूज करिए, बोथ आर इक्वली गुड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को रिलेटिव एरर को ही यूज करना पड़ेगा। क्यों ऐसा है देखिएगा, हम लोग टी का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 2π√L/g, ठीक। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 4π² L² अपॉन जी। सॉरी L स्क्वायर नहीं होगा, वो तो रूट खाली हटेगा, ये तो समझ में आ रहा है। तो 4π² L/g आया। अब जो निकालना है उसके टर्म्स में बाकी को लिखना पड़ता है। तो हम लोग को एस्टिमेट किसका करना है, जी का करना है। तो जी का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, जी इक्वल्स टू आएगा 4π² L/t²। अब देखिए 4π² ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसके मेजरमेंट में कोई एरर नहीं, क्योंकि ये मेजर ही नहीं कर रहे हैं। एरर तो एल और टी² में आ रहा है, इसलिए डेल्टा g/g इक्वल टू क्या लिखेंगे, परसेंटेज में बाद में हम आ जाएंगे, इक्वल टू डेल्टा L/L लिखेंगे प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा t/t लिखेंगे। ये होगा हम लोग का रिलेटिव एरर का रिलेशन।
क्या हम लोग को डेल्टा एल बाई एल मालूम है? क्या हम लोग को डेल्टा टी बाई टी मालूम है? बिल्कुल। तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल कितना आ गया? 0.1/20 है ना, 0.1/20 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी कितना है? 1, टी कितना है? 90, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी यानी 1/90। अच्छा 1/100 और 90/100 भी किए होते तो 100 कैंसिल हो जाता और यही आ जाता। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये तो रिलेटिव एरर का कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए, इसको पहले तो एक जीरो हटा लो। परसेंटेज एरर इन जी को हम लोग स्मॉल डेल्टा जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वल टू लिखेंगे 1/200 इंटू 100 प्लस 2/90 इंटू 100। ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/2 प्लस ये पूरा कैंसिल नहीं हुआ, ये हो गया 20/9। अगर एक साथ कैलकुलेशन फाइनली करना है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 18, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 2 तो 40, तो ये हो जाएगा 49/18। कितना लिख ले? 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 2.13 बच जाएगा ना, 2.6 के अराउंड आएगा है ना। 2.6% का एरर आया। नहीं 7 आ जाएगा ना, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का एरर आ जाएगा, 2.7 का एरर हो जाएगा। 2.7% एरर है। ठीक है, क्लियर है? तो यही एक्यूरेसी है टू विच जी इज मेजर्ड। हाँ भाई, इसको अप्रोक्सीमेट करके एनसीईआरटी जो लिखा है वो 3% एरर लिखा है, तो वो अप्रोक्सीमेशन है, घबराना नहीं है, कैलकुलेशन करके इतना ही आएगा। ठीक है, ओके, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए।